YouTube के परमार आईएएस में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। इसी क्रम में हमारी अजब गजब की क्लास चल रही है। अजब गजब की क्लास में आज हम लेकर के आए हैं युद्ध के बारे में। युद्ध रणनीति समझिए और कंपटीशन में युद्ध रणनीति से कैसे विजय पाए उसे समझें। एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में, आईएएस में या पीसीएस में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, कौन विजेता रहा, कौन पराजित हुआ, कहां लड़ा गया। इसी संबंध में हम लोग चलते हैं अजब गजब की क्लास में। नंबर 1 में आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध यह किस वर्ष होता है? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सो प्लीज इसे लर्न करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर यह एग्जामिनेशन में आए, 4 ऑप्शन में आप तत्काल सही ऑप्शन लगाएं तो मेरे साथ तैयार करते रहिए, बने रहिए, जिंदगी सजाइए, संवारिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। यानी ये कहा जाए कि अभी 2025 चल रहा है, इसके बहुत पीछे हम चलें तो 1526 और 1526 में भी 21 अप्रैल की बात आई, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। लेकिन वह हुआ कहां था? तो एक पानीपत एक जगह है हरियाणा में, तो चूंकि पानीपत में ही युद्ध हुआ था तो वहीं के स्थल के नाम से ही पानीपत का युद्ध का नाम पड़ गया। तो पानीपत का युद्ध हुआ था पानीपत में, जो हरियाणा में पड़ता है। अब हम विजेता देखते हैं, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो शॉर्ट में हम बाबर नाम से जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में बाबर का नाम पूरा पूछ लिया जाता है तो उनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर विजेता थे। पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। जैसा हम देखते हैं, युद्ध है, वर्ष है, स्थल है, विजेता है, पराजित। एक ही लाइन में आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, उनको आप सही करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। वह स्थल कौन सा है? पानीपत हरियाणा है। विजेता कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। मान लिया प्रश्न आता है आपका कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो आपका उत्तर रहेगा इब्राहिम लोदी। इन्हें पराजित किसने किया था? बाबर ने किया था। और यह किस वर्ष हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। हम देखते हैं कि यहां पर विजेता है बाबर और पराजित हुआ लोदी। तो हम लोदी और बाबर दोनों के बारे में हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। यही कुछ प्रश्न इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं। जो ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो लोदी ने कौन सी रणनीति की, कैसी क्रिया विधियां अपनाई और बाबर ने किस प्रकार की क्रिया विधियों को अपनाने का कार्य किया? तो लोदी में हम देखें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विशाल सेना लेकर के उतरा था। इसका मतलब यह है कि इसकी सेना विशाल थी, किंतु सेना को संगठित कैसे करना है, किसको कहां पर रखना है, किस प्रकार की व्यूह रचना रचनी है। जैसा कि कौरव और पांडव के लड़ाई में व्यूह रचना महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो उस सेना को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, यह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस विशाल सेना को लोदी ने परंपरागत ढंग से ही विभाजन किया था। यानी जैसा कि युद्धों में पहले से राजा या सुल्तान करते आ रहे थे पूरे वैश्विक धरातल पर, वैसे ही उसने किया। और जो ये परंपरागत रूप से सेना को एक व्यूह में रखना, सेना को व्यवस्थित करना, तो ऐसा जो परंपरागत ढंग है वो सबको पता था। और चूंकि सबको पता था तो मुझे लगता है कि ज्यादा मजबूत ढंग नहीं था। यानी सेना की व्यवस्था, सेना को कहां किस पदाधिकारी को रखा जाए, ये बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं था। शायद
लोदी के हारने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने सेना का परंपरागत ढंग से विभाजन किया, जबकि उसके पास विशाल सेना थी। इसका मतलब है आपके पास खूब किताबें हैं, आपके पास बहुत सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन अगर आप उसे एक परंपरागत रूप में या अव्यवस्थित तरीके में ही सब रखते हैं तो सफलता से दूर रहेंगे। ये पानीपत का प्रथम युद्ध बताता है। युद्ध केवल वर्षों की कहानी नहीं है, स्थलों की कहानी नहीं है, युद्ध किसके बीच हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये नहीं है, अपितु इतिहास के युद्धों से हमें यह एक संज्ञान आता है, ये ज्ञान मिलता है, ये रणनीति मिलती है कि हमें अपने जिंदगी में, अपने समाज में कैसे निर्णय लेना है, किस प्रकार की रणनीति अपनानी है। तो यहां पर लोदी के परंपरागत ढंग ने हमें एक यह सीख दे दिया कि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से ही कार्य करना चाहिए। अब मैं लेता हूं बाबर। बाबर विजयी क्यों हुआ? प्रश्न यह भी है, या प्रश्न आप यह भी रखिए कि आप असफल होते हैं तो दूसरा सफल क्यों हुआ? तो शायद यह लगेगा कि आपने यह चीजें नहीं की, शायद अगर आप करते तो सफल होते। बस यही आपको सीखना है। तो यहां पर जरा देखें कि बाबर ने क्या किया, युद्ध से पूर्व स्थिति का पूरा जायजा लिया। यानी जब युद्ध शुरू होने वाला था पानीपत में, उसके पहले बाबर जाकर के पूरे युद्ध के बारे में जायजा लिया कि युद्ध कहां लड़ा जा रहा है, लड़ाई में उसकी शत्रु सेना कहां पर है, शत्रु सेना के कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं, शत्रु सेना में किस प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, किस प्रकार के हथियार हैं, इन सारी चीजों का उसने जायजा लिया। शायद इस जायजा लेकर के उसने रणनीति अपनी मजबूत कर ली होगी, और यही सफलता का मूल मंत्र था। आप भी जायजा लीजिए कि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं किस प्रकार की तैयारी करते हैं, किस प्रकार के मेंटोर से तैयारी करते हैं, किस प्रकार के अनुभवी लोगों से पढ़ते हैं, कौन सी किताब, कौन से नोट्स पढ़ते हैं। अगर ये जायजा आप ले लें तो शायद आपके पास एक उत्तर होगा कि आपको और क्या बेहतर करना चाहिए। तो युद्ध से पूर्व उसने स्थिति का जायजा लिया, शायद इसीलिए बाबर विजयी हुआ। और भी देखिए, कहते हैं जब दो सेनाएं, शत्रु सेना और यह सुल्तान या शासक की सेना, दोनों सेनाएं अगर खड़ी हुई हैं, युद्ध हो रहा है, तो यह जरूर आवश्यक है कि यह सेना अपने बचाव का काम करे और यह भी करे कि शत्रु सेना उस पर भारी ना पड़े। तो बाबर ने क्या किया, उसने खाइयां खुदवा दी। यानी शत्रु सेना अगर आए भी तो बीच में बहुत चौड़ाई और गहराई वाली खाइयां, यानी सागर जैसे खाइयां खुदवा दी, पानी भर दिया। अब अगर शत्रु सेना आएगी भी तो उसे पार नहीं कर पाएगी, इसलिए मजबूत स्थिति में उसकी सेना बनी रहेगी। तो बाबर ने खाइयां खुदवा दी, और इतना ही नहीं, पेड़ों की बाढ़ खड़ी कर सुरक्षा व्यवस्था किया। जहां पेड़ थे नहीं थे तो कुछ आर्टिफिशियल पेड़ों को काट करके वहां पर लगाया गया। तो पेड़ों का एक बगीचा, पेड़ों का एक जंगल भी वहां पर उन्होंने लगा दिया जहां पर बाबर की सेना को उतरना था। और चूंकि पेड़ों का जंगल है और पेड़ों का एक बहुत बड़ी बाढ़ लग गई है, बहुत बड़े एरिया में पेड़ उसने दूसरी जगह से कटवा कर लगा दिया, और जब इस रूप में किया तो शत्रु सेना पेड़ों के कारण यहां पर बाबर की सेना को देख नहीं पा रही थी सही ढंग से। या शत्रु सेना, इब्राहिम लोदी की सेना जब प्रहार कर रही थी, जब हथियार का प्रयोग कर रही थी, तो उन पेड़ों के कारण सही ढंग से बाबर के सैनिकों को मार नहीं पा रही थी। तो यह बहुत बड़ा कार्य इसने किया कि पेड़ों की बाढ़ खड़ी कर सुरक्षा व्यवस्था किया। इसका मतलब है कि बाबर जब युद्ध करता है तो वह युद्ध ऐसा नहीं कर रहा है कि सिर्फ आया सेना लेकर के लड़ना शुरू कर दिया, उसने तैयारी शुरू की है। जैसे आप 1 साल 1.5 साल अच्छी तैयारी शुरू करते हैं, तब आप प्री परीक्षा में बैठते हैं, तब सफल होते हैं। और सडनली फॉर्म डाला और आप उतर गए परीक्षा में तो असफल हो जाएंगे, जैसा यहां पर इब्राहिम लोदी असफल होता है। तो यहां पर उसने सुरक्षा व्यवस्था अपनी सेना की बाबर ने 2 काम करके खाइयां खुदवाया और पेड़ों की बाढ़ सुरक्षा कर दी। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि कौन सा ऐसा युद्ध था कि बाबर ने युद्ध से पूर्व स्थिति का पूरा जायजा लिया था। वह पानीपत का प्रथम युद्ध है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने किस युद्ध में खाई खुदवा करके और पेड़ों की एक बहुत बड़ी बाढ़ लगवाया था और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की थी। वह युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है। अब देखिए बाबर ने और क्या रणनीति अपनाई थी। बाबर पहले सशक्त हो चुका था, मजबूत हो चुका था, तब वह युद्ध के मैदान में आया था। आप प्री की तैयारी पूरी कर ले, मेन की तैयारी कर ले और फिर उतरिए मैदान में, सफलता आपके हाथ में होगी। जैसा यहां पर बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। एक ऐसी पद्धति थी कि उसमें युद्ध कैसे हम चालाकी ढंग से करें, कैसे चतुराई से करें कि शत्रु सेना को हम ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए, तो वह तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग भी उसने किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, और आपका उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। सिर्फ युद्ध का वर्ष आप याद कर लें तो शायद मुझे लगता है सिविल की परीक्षा पास करना कठिन है, लेकिन उसे आप समझें कि पानीपत के युद्ध के हर एंगल को समझने का प्रयास करें तो शायद आप जरूर सफल होंगे। तो यहां तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। अब आता है कि बाबर ने इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अच्छा, उस्मानी पद्धति यह है कि तोपों को कहां पर व्यवस्थित किया जाए, कहां पर रखा जाए, कहां से तोपों से प्रहार किया जाए, तोप व्यवस्था की जो पद्धति थी उसे कहते थे उस्मानी पद्धति। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस्मानी पद्धति किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो जिस ऑप्शन में हो कि तोप व्यवस्था से जुड़ी है, तोपों को व्यवस्थित करने से जुड़ी है, तो वही आपका उत्तर होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, बाबर ने लंबी तैयारी की थी इसीलिए सफलता मिली, तो उसने 2 तोपची भी रखा था। तोपची यानी जो तोप को चलाए, सही निशाना साधे और शत्रु की सेना को क्षति पहुंचाए। तो 2 तोपची उसने रखा था, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। इसका मतलब क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि किस युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा को तोपची के रूप में रखा गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। या कभी कभी यह पूछ लेता है कि तोपची 2 कौन से थे, तो आप इसे लर्न कर लीजिए, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे युद्ध की तरफ, और वह युद्ध आया खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध का वर्ष देखिए, वर्ष है 16 मार्च 1527 ईस्वी। यानी आपको यह याद रखना है कि खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हो रहा है। थोड़ा और हम पीछे चले, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, 21 अप्रैल 1526, फिर 1526 के बाद 1527 आया। देख रहे हैं कि युद्ध एक वर्ष के बाद आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहां 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, लेकिन वो स्थल कौन सा था, तो भरतपुर के पास होता है, और भरतपुर राजस्थान प्रदेश में है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खानवा का युद्ध कहां पर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, बाबर हुआ था, और पराजित कौन हुआ था, राणा सांगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था, तो खानवा का युद्ध है। अगर यह पूछा जाएगा भरतपुर में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, और यह पूछा जाएगा कि खानवा के युद्ध में विजेता कौन था, बाबर था। अब हम लेते हैं तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध में लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी की साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं, मध्य प्रदेश में है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। तो चंदेरी का युद्ध, और वही चंदेरी में मध्य प्रदेश में युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध।
चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। और स्थल कौन सा है? वो चंदेरी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। साड़ियों के बारे में कभी कभी एक तरफ स्थल दे देता है, साड़ियों के प्रकार दे देता है, और फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, जैसा बनारस की साड़ी भी, कांचीवरम की साड़ी भी, चंदेरी की साड़ी भी, ये साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। जैसा बाग प्रिंट एक प्रकार का सूट में, कपड़ों में एक छोटे छोटे महीन प्रिंट है, वह भी प्रसिद्ध है। बाग प्रिंट कहां का है? तो मध्य प्रदेश का धार क्षेत्र में एक बाग प्रिंट कपड़ा होता है जो विदेश में भी जाता है, तो बाग प्रिंट भी प्रसिद्ध है। इन छोटी छोटी जानकारियां अगर आप दिमाग में रखेंगे, निसंदेह परीक्षा पास करना बहुत सरल है। और इसी तो कहते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी, जनरल स्टडीज की तैयारी। तो यहां चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में होता है, मध्य प्रदेश के चंदेरी में होता है। अच्छा, इस चंदेरी के युद्ध में विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ यहां बाबर। और यहां पर पराजित कौन होता है? मेदिनी राय। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वह कि चंदेरी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, पराजय किसे मिली थी, तो मेदिनी राय को मिली थी। और विजयी कौन हुआ था? वह बाबर विजयी हुआ था, तो ये बाबर विजयी हुआ। अब हम आते हैं, अगले युद्ध है, चौथा युद्ध आता है, वह घाघरा का युद्ध आया। और घाघरा का युद्ध कब होता है? तो घाघरा चूंकि हमारी नदी है, उस नदी के किनारे युद्ध हुआ होगा, तो घाघरा का युद्ध कहलाया। और वह युद्ध कब होता है? 5 मई 1529 में होता है। इसे आप याद कर लीजिए। हमें आपको आईएएस बनाने के लिए एक एनवायरमेंट निर्माण करना है, तो आप थोड़ा सा समझिए, छोटे छोटे तथ्यों को भी अपने मानस पटल पर हमेशा के लिए रख लीजिए। अगर ऑप्शन ये आता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो आपका 5 मई 1529 याद होना चाहिए और तुरंत ऑप्शन पर लगाए। अगर आप यहां भी चिंतन करें कि घाघरा का युद्ध कब हुआ और 4 ऑप्शन में सोचने का काम करेंगे, इसका मतलब तैयारी आपकी कमजोर है। कमजोर तैयारी आपको कमजोर कर देगी। मजबूत तैयारी का मतलब आप 100-200 ऐसे तथ्यों को ऐसे दिमाग में रखें कि बस प्रश्न आया कि ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाए। इससे ये होगा कि आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो ऐसे अपने को सक्रिय बनाए रखिए, मजबूत करिए। तो 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। और जैसा यह है कि स्थल कौन सा है? घाघरा नदी तट है और वह बिहार क्षेत्र में हुआ था। अब इसमें से विजयी कौन हुआ? तो विजेता है बाबर। बाबर विजेता है। और यहां पर पराजित कौन होता? अफगान। अफगानियों ने यहां पर सेनापतियों को लगाया था। सेनापतियों और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन बाबर विजयी हुआ और अफगान पराजित होते हैं। तो यहां पराजित कौन हुए थे? मान लिया मराठा दे दे, अफगान दे दे, तुर्की दे दे, तो अफगान ही यहां पर सही ऑप्शन है। अब यहां पर देखिए, घाघरा के युद्ध में जो 5 मई 1529 में होता है, तो बाबर का अंतिम युद्ध था। अब मान लिया प्रश्न ये पूछता है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो यह भी आपका प्रश्न का उत्तर है घाघरा का युद्ध। अगर मैं सिर्फ आपको इतना ही बताता और प्रश्न ये पूछता कि बाबर का अंतिम युद्ध है, तो आप सही ना कर पाते। लेकिन मैंने ये प्रयास किया है कि इनके साथ जुड़ी बात जो जरूर पूछी जाती है, उसको मैं यहीं पर निर्वचन कर दूं। तो बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। प्रश्न आए, उत्तर आप सही लगाइएगा। और मध्य युग का प्रथम युद्ध है, माना जाता है जो मध्यकालीन है, मिडुअल हिस्ट्री है, तो मध्य युग का ये ऐसा प्रथम युद्ध है। कौन सा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध मध्य युग का ऐसा प्रथम युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल दोनों में, यानी जल की सेना भी थी और थल की भी सेना थी। हम ये देखते हैं कि इसके पहले जनरली थल में, जमीनी भाग में शत्रु सेना आती थी और दो सेनाओं के मध्य युद्ध होता था। लेकिन इस युद्ध में थल में भी सैनिक आए और दोनों से युद्ध लड़ा गया, यानी जल के सैनिक
और थल के सैनिक। तो मध्य युग का यह प्रथम युद्ध है जहां जल एवं थल दोनों में लड़ाई लड़ी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा मध्यकाल का युद्ध है जिसमें पहली बार जल और थल दोनों की सेनाओं द्वारा युद्ध लड़े गए, वह है घाघरा का युद्ध। अब अगला हम युद्ध लेते हैं दोहरिया का युद्ध है। ध्यान दीजिएगा, दोहरिया और देवराई दोनों अलग है, इसलिए मैंने यहां पर साथ में दिया है कि आप कंफ्यूज्ड ना हो। दोहरिया का युद्ध कब होता है? तो दोहरिया का युद्ध का वर्ष है 1532 ईस्वी है। अब इसका डेट या मंथ उतना नहीं महत्वपूर्ण, तो वर्ष आप याद रखिए। दोहरिया का युद्ध है 1532 ईस्वी में होता है और यह स्थल कौन सा है? तो गोमती नदी तट पर लखनऊ के पास लड़ा गया था दोहरिया का युद्ध। और इसमें विजेता कौन था? हुमायूं था। पराजित कौन हुआ था? महमूद लोदी पराजित हुआ था यहां पर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट युद्ध, देवराई का युद्ध। देखिए, देवराई का युद्ध आता है जो 13 मार्च 1659 में लड़ा गया। ये कहां 1532 में, ये कहां 1659 में लड़ा गया। तो देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 ईस्वी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोहरिया और देवराई दोनों अलग अलग युद्ध हैं। कभी कभी लोग दोहरिया को देवराई या देवराई को दोहरिया, तो 1532 की जगह 1659 या 1659 की जगह 1532 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लीज ऐसी गलती नहीं करनी है। कंपटीशन में ह्यूमन एरर 1 2 3 चलेगा, लेकिन 13 नहीं चलेगा। इसलिए ह्यूमन एरर बहुत कम करिए। और यदि आपकी शार्प तैयारी है, बहुत कहते हैं कि चाकू से भी तेज धार वाली है, एक एक सक्रियता के साथ तैयारी है, निसंदेह आप बहुत अच्छे तैयारी वाले हैं और सफलता आपको मिलेगी। तो देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 में हुआ। स्थल कौन सा है? वह अजमेर है, जो कि राजस्थान में है। तो अजमेर में होता है। और इस देवराई के युद्ध में विजयी कौन होता है? तो विजयी होता है औरंगजेब, ये विजेता है। और यहां पर कौन पराजित होता है? दारा शिकोह पराजित होता है। ध्यान देना है कि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई हैं। सत्ता को लेकर भाइयों में युद्ध हो रहा है। और भी देखिए, इतिहास बताता है कि पुत्र पिता को जेल में डाल देता है, पिता पुत्र को राज्य से निकाल देता है। ये कोई राम राज्य ये युद्ध नहीं है। अगर राम राज्य देखें, वास्तव में राम राज्य है कि भाई को सत्ता देने के लिए जंगल की ओर चले गए। अगर ऐसा हो जाए तो यह जो हमारा पृथ्वी वाला जो ग्लोब है, भूलोक है, तो स्वर्ग है। लेकिन इतिहास यहां यह बताता है कि वास्तव में भाई भाई ने लड़ाई लड़ी। तो यहां दारा शिकोह पराजित होता है। अच्छा, ये दोनों भाई थे, तो ये बेटे किसके थे? तो देखिए, शाहजहां के 4 बेटे हैं। नंबर 1 में दारा शिकोह जो सबसे बड़ा है, फिर शाह शुजा आता है। तो नंबर 1 दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा मुराद बख्श, चौथा औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा है। ध्यान दीजिए, यहां पर दारा शिकोह सबसे बड़ा, सबसे छोटा औरंगजेब। तो बड़े और छोटे में युद्ध हो रहा है। और आप देखते हैं कि छोटा ज्यादा ही सक्रिय था, रणनीति वाला था। छोटा भाई औरंगजेब जीत जाता है और बड़ा भाई दारा शिकोह हार जाता है। तो यहां पर देवराई के युद्ध में आप देखते हैं कि भाई भाई ने युद्ध लड़ने का काम किया। और अगला युद्ध हम यहां देखते हैं चौसा का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध में चौसा का युद्ध आया। अब ये पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 26 जून 1539। अपने दिमाग में पूरी तौर से बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। 1539 ईस्वी, यानी आप याद करने का ढंग थोड़ा सा बनाइए।
कि 1539, 1539 चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539, 1539 चौसा का युद्ध 1539। अगर आप ऐसे लर्न करते हैं और फिर सडनली सोचेंगे कि चौसा का युद्ध, तो अपने आप 1539 आ जाएगा। आप भी इसी पद्धति का प्रयोग करो। अगर बाबर, तो लुगुमा पद्धति का प्रयोग कर सकता है, उस्मानी पद्धति का, तो आप रटंत पद्धति का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपने ऐसे 2 बार 3 बार मेमोराइज किया कि 1539 चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539, चौसा का युद्ध 1539, और फिर आप अचानक सोचेंगे कि चौसा का युद्ध, तो 1539 याद आएगा। जब आपकी एक डेट चौसा के युद्ध से जुड़ गई, अब उसके आगे पीछे के अन्य युद्धों से जुड़ गई, तो लीजिए आपके सारे युद्ध तैयार हो गए। ऐसी रणनीति अपनाइए, रटंत रणनीति कह दिया जाए, उसे अपनाएं। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को होता है, लेकिन स्थल कौन सा है? यह बक्सर, जो कि बिहार में है, तो बक्सर क्षेत्र में होता है। और इसका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौसा का युद्ध कहां पर हुआ था? बक्सर में हुआ था, बिहार में है बक्सर। और यह जो चौसा का युद्ध है, जो 26 जून 1539 में लड़ा गया, उसका विजेता कौन था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अफगान था। अफगान और मुगल, इन दोनों का युद्ध काफी चला मध्यकाल में। तो शेरशाह सूरी विजयी होता है और पराजित होता है हुमायूं। मुगल था, हुमायूं पराजित होता है। आप ये समझिए कि हुमायूं धीरे धीरे टूटने लगा। और मैं आपको ये भी बताऊं, हुमायूं फिर पर्दे से बाहर होता है और हुमायूं बाद में फिर पर्दे में आता है, पुनः सत्ता की स्थापित करता है। यह बात आती है। इस तरह से हम इन युद्धों के बारे में देखते हैं। तो आप इनको सीखें, जानें, अभ्यास में लाएं और आप सफल हो जाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।